जय हिंद दोस्तों, मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। नदियों को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी नदियां होती हैं वो बड़ी नदियों में मिलती हैं, बड़ी नदियां किसी न किसी सागर में मिलती हैं। ऐसे ही अपने यहां पूर्वी साइड यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी भाग में यहां पर है अरब सागर, अरब सागर। अब बात नदियों की आती है तो कहा जाता है कि भारत में लगभग छोटी और बड़ी मिलाकर 4000 नदियां हैं। कहते हैं कि नदी जहां से प्रारंभ होती है उसे उद्गम कहा जाता है। तो अगर कहा जाए कि नदी जहां से प्रारंभ होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको उद्गम कहा जाता है। नदी जहां पर समाप्त होती है उसे मुहाना कहा जाता है। तो कहा जाए कि नदी जहां पर समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको मुहाना, और जहां से शुरू होती है उसे कहा जाता है उद्गम। यदि किसी बड़ी नदी में कई छोटी नदियां मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को सहायक नदी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बड़ी नदी में कई छोटी नदियां मिल जाने पर उन छोटी नदियों को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं सहायक नदी। यदि कोई बड़ी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पूरे क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलाती है तो उसे कहते हैं द्रोणी, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको बेसिन। तो अगर कहा जाए कि यदि कोई बड़ी नदी अपनी छोटी नदियों के साथ जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है उसे द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा द्रोणी या बेसिन का निर्माण भारत में कौन सी नदी करती है, तो सबसे ज्यादा भारत में द्रोणी या बेसिन का निर्माण करती है गंगा नदी। गंगा नदी का बेसिन 9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक बेसिन का निर्माण करने वाली नदी कौन है, तो वो है गंगा नदी। विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा बेसिन का निर्माण करने वाली नदी है अमेजन, जो दक्षिण अमेरिका की है। तो कहा जाए कि सबसे ज्यादा विश्व में बेसिन का निर्माण करने वाली नदी कौन है, तो अमेजन, लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर। कहते हैं कि नदी यदि आगे चलकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए तो उसे वितरिका कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो कहा जाए यदि कोई नदी आगे चलकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं वितरिका। भारत की जो नदियां हैं उसका 77% जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है और 23% जल अरब सागर में गिरता है। कहते हैं कि जो मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो अपने साथ
सिल्ट या गाद लेकर बहती हैं। तो कहा जाए कि मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियां अपने साथ सिल्ट या गाद लेकर बहती हैं और वो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो भारत में या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यदि कोई नदी पथरीले इलाके से प्रवाहित होती है तो वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो कहा जाए, कहने का मतलब है उल्टी बहती है। ऐसी दो नदियां हैं भारत में जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो कहा जाए कि एस्चुअरी का निर्माण करने वाली या उल्टी बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो एक है नर्मदा और एक ताप्ती। छोटी छोटी और भी नदियां हैं यहां पर, भरतभुजा है, पेरियार है, शरावती है। ये नदियां भी उल्टी बहती हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी है नदियां, नर्मदा और ताप्ती, जो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। भारत में देखा जाए, क्योंकि प्रवाह की दृष्टि से भारतीय नदियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, इसी को कहा जाता है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर। और एक है अपवर्ती अपवाह तंत्र, इसी को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो कहा जाए कि प्रवाह की दृष्टि से भारतीय नदियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो वो दो। एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र और एक है आपका अपवर्ती अपवाह तंत्र, एंटीसीडेंट रिवर और कॉन्सिक्वेंट रिवर। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या है? कहते हैं कि जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, ये अपने मार्ग की बाधाओं को काट कर आगे बढ़ती हैं। जैसे हिमालय की नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं वो किस प्रकार की नदियां हैं, तो उसको कहा जाता है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। कहते हैं कि पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र से आशय है कि यह तीन नदियां हिमालय के स्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती थी और टेथिस सागर में गिरती थी। वो तीन नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो है आपका सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां हैं जो भारत के बाहर से आती हैं। अपवर्ती अपवाह तंत्र क्या है? ये ढाल की ओर बढ़ती हैं और ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां ये अपवर्ती अपवाह तंत्र हैं जो ढाल की ओर बढ़ती हैं। तो आपने सीखा कि भारत की नदियों को दो भागों में विभक्त किया गया है प्रवाह की दृष्टि से, एक पूर्ववर्ती और एक अपवर्ती। हिमालय की नदियां किस प्रकार की नदियां हैं, तो पूर्ववर्ती। प्रायद्वीप की नदियां कैसी नदियां हैं, तो अपवर्ती नदियां हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी नदियां, हिमालय की कौन कौन सी नदियां हैं। अब ध्यान से थोड़ा उसको देखना। यहीं से सिंधु नदी है जो कैलाश मानसरोवर के निकट, वो कैलाश मानसरोवर से निकलती है। एक झील है चेमायुंग दुंग झील, उसी के निकट से निकलती है। ऑप्शन में कैलाश मानसरोवर आता है।
यहां से सिंधु नदी निकलती है और ऐसे जम्मू कश्मीर होते हुए इस तरह से यहां पर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई। सिंधु नदी पूछा जाए कि इसका मुहाना कहां है, तो मुहाना इसका है अरब सागर। निकलती कहां से है, तो ये निकलती है कैलाश मान सरोवर से और यहां आके अरब सागर में गिर जाती है। यहीं पर चिनाब नदी है जो बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है और आकर यहीं पर अरब सागर में सिंधु नदी में मिल जाती है चिनाब नदी। तो कहा जाए कि चिनाब नदी का मुहाना कहां है, तो वो सिंधु नदी है। यहीं पर ये आपकी रावी नदी है। रावी नदी, रावी नदी, ये रावी और व्यास, ये रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं और आकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। इसी के ऊपर यह है झेलम, झेलम, और ये ऊपर आपकी है सिंधु, और ये अभी आपने पढ़ा है चिनाब। झेलम नदी ये बेरीनाग झरना के पास, शेषनाग झील के पास, वहीं से निकलती है झेलम नदी और आकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है इस तरह से। यहां से सतलज नदी, सतलज नदी निकलती है राकसताल कैलाश मानसरोवर से, ऐसे आती है और ऐसे आते हुए और ये चिनाब नदी में मिल जाती है सतलज नदी। इसी के ऊपर यहां से व्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से और आकर ये ऐसे सतलज में मिल जाती है। क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं सिंधु नदी तंत्र के, अलग से आपको भी पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ भारत की नदियां ही देखेंगे, कहां कहां कौन सी नदियां निकलती हैं, एक एक नदियों को अलग से आप समझेंगे बाद में। तो सिंधु नदी तंत्र में आपने क्या समझा कि सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। जो 5 सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम नदी ये बेरीनाग झरना, इसको आगे अभी आप पढ़ेंगे, बेरीनाग झरने से निकलती है और जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी ये बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी पर मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी राकसताल कैलाश मानसरोवर के निकट वहां से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। अभी आप सिंधु नदी तंत्र जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि 1960 में एक सिंधु नदी समझौता किया गया था, जिसमें से इन 3 नदियों का जल पाकिस्तान पर विशेषाधिकार दिया गया और इन 3 नदियों के जल पर भारत को विशेषाधिकार दिया गया। यहीं से नदी है जो उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 नदियां हैं जो पहले निकलती हैं। एक उत्तर काशी के रूप में निकलती है भागीरथी के रूप में, और यहीं पर देवप्रयाग में अलकनंदा, ये नदी है अलकनंदा। अलकनंदा के मिलने से यहीं पर गंगा का निर्माण हुआ है और गंगा नदी आगे जाकर इस तरह से ये बंगाल होते हुए और बांग्लादेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की सहायक नदियां पूछता है, वो आगे अभी अलग से पढ़ेंगे। आज सिर्फ नदियां देखेंगे, कौन सी नदी कहां से निकलती है।
गंगा नदी के बाएं तट से जो सहायक नदियां हैं यहां से मिलती हैं, जो रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इस तरह से ये नदियां निकलती हैं गंगा के बाएं तट से। दाएं तट से यहीं से नदी निकलती है यमुनोत्री से यमुना, और इस तरह से गंगा में मिल जाती है जहां पर संगम होता है प्रयागराज, यमुना नदी। तो पूछा जाए कि यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है, और यहां पर गंगा नदी में इसका मुहाना है। गंगा नदी में और भी नदियां मिलती हैं, जैसे सोन नदी है, ये गंगा में मिल जाती है। यहीं पर दामोदर नदी है, ये गंगा में मिल जाती है, जो दाएं तट से मिलती हैं, यमुना, सोन और दामोदर गंगा नदी में। गंगा नदी के यहीं से बाएं तट से भी नदियां मिल जाती हैं, जैसे हिंडन, वरुणा, रिंद, सेंगर, ये यहां से मिल जाती हैं यमुना में बाएं तट से। यमुना में यहां से दाएं तट से मिलती है, जैसे चंबल हो गया, ये चंबल नदी यहां पर मिलती है यमुना में, इटावा में मिलती है। यहीं पर बेतवा नदी है, ये हमीरपुर में मिलती है यमुना से। यहीं पर केन नदी है, जो बांदा में मिलती है यमुना में। क्वेश्चन इसके बनते हैं, पूछता है कि चंबल नदी यमुना में कहां से मिलती है, तो वो इटावा। बेतवा नदी यमुना में कहां से मिलती है, तो वो हमीरपुर। और केन नदी यमुना में कहां से मिलती है, तो वह है आपका बांदा। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जो यहीं से कैलाश मानसरोवर के निकट जो चेमायुंग दुंग जो झील है उसी के पास से निकलती है, और इस तरह से तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में ऐसे प्रवेश करते हुए और यहां पर इस तरह से करके और ये डेल्टा का यहां निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो कहा जाता है, या कहीं कहीं इसको लिखा जाता है इस तरह से टी सांगपो, टी साइलेंट रहता है, या सांपो या टी सांगपो, ये तिब्बत में कहा जाता है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी एक ये दर्रा है जहां से प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। तो अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो वो दर्रा है यांग्याप दर्रा, यहां से प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं देहांग। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, क्योंकि यहां पर इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। ये कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी टोटल 2900 किलोमीटर इसका प्रवाह है ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत में मात्र इसका 700 किलोमीटर है, टोटल 2900 किलोमीटर है सिंधु नदी का, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी का। सिंधु नदी का भी लगभग 2900 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। क्योंकि ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। चौड़ी नदी होने के कारण क्या है, इस तरह से यहीं पर द्वीप स्थित है, और वो नदी द्वीप है माजुली। वैसे आप समुद्र में पढ़ते होंगे कि अरब सागर या कहीं पर द्वीप स्थित है। नदी में द्वीप, तो वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित कहा जाता है। तो कहा जाए कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो लोहित के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी पश्चिम बंगाल होते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहीं पर मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जहां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है।
जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इसको कहते हैं जमुना। तो कहा जाए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये हिमालय की नदियां आपने पढ़ा है, जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। पूछा जाए भारत के बाहर से कितनी नदियां निकलती हैं, जो भारत के बाहर से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, तो एक आपने सिंधु नदी, एक सतलज और एक आपकी ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हिमालय की नदियां हैं। बाकी ये गंगा और ये भी। सिंधु नदी पूछ लेता है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, 3 देशों से गुजरती है। 3 देश कौन कौन से हैं जहां से सिंधु, तो एक चीन, एक भारत और एक पाकिस्तान। ऐसी सतलज नदी, ये भी 3 देशों से, चीन, भारत, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी 3 देशों से, चीन, भारत और बांग्लादेश। अब बात आती है प्रायद्वीपीय नदियों की, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां ढाल की ओर बहती हैं। अब कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? एक जैसे आपकी हो गई, ये है नर्मदा, यहां से इस तरह से नर्मदा। इसी के नीचे इस तरह से बहती है ताप्ती। ये नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और अभी आपने पढ़ा है कि नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं, उल्टी बहती हैं। यहीं पर नदी है ये माही नदी। यहीं पर नदी है साबरमती। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऊपर यह है आपका कच्छ का रण, ये, और यह है आपका खंभात की खाड़ी। कुछ भूल जाते हैं कि भैया पहले क्या आता है, कच्छ का रण की खंभात की खाड़ी। तो पहले का आता है तो कच्छ का रण, बाद में खा आता है तो खंभात की खाड़ी। तो कच्छ का रण ऊपर है और खंभात की खाड़ी नीचे है। तो क्वेश्चन कहो ऐसे पूछ लिया जाए कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो इससे पहले वाले हमने वीडियो में आपको बताया है समानता। एक साबरमती, एक माही, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ये 4 ऐसी नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। एक नदी है अरावली से तो निकलती है और कच्छ के रण में गिर जाती है, वो नदी है लूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी का मुहाना है, तो वो है आपका लूनी नदी, ये यहां पर गिरती है। ऐसे ही और नदियां हैं, कौन कौन सी, ध्यान से देखना। एक है इस तरह से गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यहां नासिक से निकलती है इस तरह से और होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब गोदावरी नदी, क्योंकि ये पूछ लेता है कि गोदावरी नदी, क्योंकि अभी इसकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे यहीं पर मिल जाती है पेन गंगा है, वेन गंगा है, वर्धा है, इंद्रावती, मंजीरा। पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा, ये नदियां हैं जो गोदावरी से निकलती हैं। ऐसे यहां पर है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी ये भी यहीं पर प्रायद्वीप से पश्चिमी तट से निकलती है और यहां पर जाके ये बंगाल की खाड़ी में इस तरह से यहां पर गिर जाती है। कृष्णा नदी की भी सहायक नदियां हैं जो यहां पर मिल जाती हैं, जैसे पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, भीमा, मूसी। पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, पुणे भीमा तट पर स्थित है इस तरह। तो ये कृष्णा नदी पर मिल जाती है। तो ये ऊपर है आपकी गोदावरी नदी और नीचे है आपकी ये कृष्णा नदी। यहां
यहीं पर कावेरी नदी है। कावेरी नदी क्योंकि यहां से निकलती है इस तरह से, यहां से, और ऐसे जाके तमिलनाडु होते हुए चली जाती, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी ये प्रायद्वीपीय नदियां है, पश्चिम तट से निकलती है पूर्व की ओर। यहीं पर महानदी है जो निकलती है इस तरह से और पश्चिमी तट पर चली जाती है महानदी। यहीं पर आपने पढ़ा था अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां और तीनों अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। एक आपकी महानदी, ये एक सोन नदी, और यहीं से एक ये है नर्मदा नदी। 3 नदियां अलग अलग दिशाओं में। पूछा जाता है कि वह क्षेत्र जहां से 3 नदियां अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं अमरकंटक। जो यहां से यहीं पर एक शब्द आता है जल विभाजक, कि ये जल विभाजक क्या है। जल विभाजक को समझने से पहले क्या है कि भारत का जो जल विभाजक का क्षेत्र है वो ये है, इस तरह से, यहां से ये वाला क्षेत्र, ये है, ये जल विभाजक का क्षेत्र कहलाता है। ये जो आप ये मार्कर से देख रहे हैं ये भारत का जल विभाजक का क्षेत्र है जो भारत में है। जल विभाजक क्या होता है? कहते हैं कि अगर कोई नदी बह रही है तो नदी के प्रवाह को किसी पर्वत के द्वारा उसका मार्ग बदल दिया जाए तो उसे जल विभाजक कहा जाता है। आप ऐसे समझे कि आप जैसे अगर गांव में खेत में पानी लगाते हैं तो जब पानी का बहाव होता है तो आप मिट्टी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका मार्ग बदल जाए और दूसरी ओर चला जाए पानी। सेम वही जल विभाजक है कि नदी के मार्ग को प्रभावित कर देता है। जल विभाजक भारत में एक ये अरावली, ये प्रसिद्ध जल विभाजक है, और ये पश्चिमी घाट। तो कहा जाए कि भारत का प्रसिद्ध जल विभाजक कौन सा है, तो एक ये अरावली का और एक ये पश्चिमी भाग, ये प्रसिद्ध जल विभाजक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गार्ज क्या होता है, तो आपने पढ़ा है क्योंकि नर्मदा नदी 2 पर्वतों के बीच है, विंध्य और सतपुड़ा, 2 पर्वतों के बीच से बहती है। यहीं पर ताप्ती नदी है जो सतपुड़ा और अजंता, 2 पर्वतों, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी, सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी ये बहती है। ये नदियां क्या करती हैं कि दिन प्रतिदिन गहरा करती जाती हैं, जिसे गार्ज कहा जाता है। गार्ज से क्वेश्चन आता है, कुछ प्रसिद्ध गार्ज हैं, जैसे एक सिंधु गार्ज है जो जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास है। एक सिपकिला गार्ज है जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के पास है। एक देहांग गार्ज है जो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पास है। आज अपने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं नदियों के। अभी प्रत्येक जो मुख्य नदियां हैं भारत की, उनके बारे में आप अलग अलग से पढ़ेंगे। 2 या 3 वीडियो में आपका भारत की नदियां समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले क्योंकि आपने पूरा प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा है, तो आपको सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार से 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे पहला क्वेश्चन कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से है, यह आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि जो दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे कितने दर्रे हैं जो तिब्बत से जुड़े हुए हैं और उनके नाम। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि जास्कर श्रेणी में कितने दर्रे स्थित हैं और उनके नाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।